चुनाव कर्नाटक में हो रहे थे और इस चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। इस सेमीफाइनल में कांग्रेस की बड़ी जीत और केंद्र में काबिज भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए और विपक्षी एकता को का संदेश देने के लिए कर्नाटक में आज शपथ ग्रहण में पूरे देश के लगभग सभी छोटे बड़े नेताओं को कर्नाटक में आमंत्रित किया गया था। नमस्कार, मैं आनंद राय नेशन हंट में आपका स्वागत करता हूं। ताजा तरीन खबरों के लिए नेशन हंट के साथ आप लगातार जुड़े रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आज कर्नाटक में शपथ ग्रहण हुआ। कुछ दिनों की खींचतान के बाद डीके शिव कुमार और कुमारस्वामी के बीच जो खींचतान चल रही थी, उस खींचतान को खत्म करके आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें बहुत सारे विपक्षी नेता जो मोदी विरोध का झंडा बुलंद करके राजनीति कर रहे हैं, वो सभी लोग आज एक मंच पर हाथ उठाए हुए नजर आ रहे थे। शुरुआत में शिव कुमार और सिद्धारमैया का हाथ पकड़कर किस प्रकार राहुल गांधी जनता को के बीच संबोधित कर रहे थे या अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, आप देखिए इसको। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी आकाश सिंह और लक्ष्मण ढुंगेल। लक्ष्मण जी और आकाश जी, नेशन हंट में आपका स्वागत है। लक्ष्मण जी, ये बताइए, आज का जो शपथ ग्रहण है वो क्या 2024 के लोकसभा का सेमीफाइनल माना जाएगा उसे? देखिए आनंद जी, एक विषय ऐसा है कि पहले तो मैं बता दूं कि ये भ्रम है। राजनीतिक विशेषज्ञों में जितने भी हैं, लोगों का भ्रम रहता है कि ये चुनाव आई, ये चुनाव गई, इसमें हार हुई तो ये सेमीफाइनल है, वो सेमीफाइनल है। ये कथाचित कहना उचित नहीं है कि ये लोकसभा 2024 के का एक सेमीफाइनल है, या यहाँ से हम ये कहें कि तथाकथित कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी फिर से भारतवर्ष में अपना वो जो खोई हुई जो उनकी साख थी, इससे कमाने के लिए आगे बढ़ रही है। मैं ये विषय इसलिए कह रहा हूँ कि आप और आगे एक बार देखिए, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो प्ले किया था, इसमें दोनों नेता भी आपस में थोड़े कंफ्यूज थे, है ना। और विजय होने के पश्चात भी हम जिस प्रकार से देखे कि बीच में खींचातान चल रही थी, इसका मतलब मुझे लगता है अभी भी कांग्रेस ने पूरी तरह से अपने लोगों को इकट्ठे एक भाव में रखा नहीं है। इसलिए कदाचित हम इसको कोई सेमीफाइनल लोकसभा 2024 का किसी प्रकार से भी नहीं कह सकते। आकाश जी, ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री पद के लिए जो खींचतान शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच चल रही थी, क्या आने वाले भविष्य में कर्नाटक के राजनीति में इसका असर भी कुछ पड़ेगा क्या, या फिर कांग्रेस इन दोनों को मैनेज करके 5 साल सरकार चलाने में सफल रहेगी? नमस्कार। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट 13 तारीख को आया और कांग्रेस को मुख्यमंत्री घोषित करने के लिए 7 दिनों का समय लग गया आपसी मतभेद के चलते। तो ये
साफ जाहिर होती है कि इनकी जो इनका विचार है वो आपस में एक नहीं है। अभी भी 2 दिन आगे तक जो शिव कुमार के जो समर्थक थे वो मुख्यमंत्री उनको बनाने की मांग कर रहे थे, पर कांग्रेस आला कमान ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया कर्नाटक की ओर से। तो इनमें अभी आपसी मत का अभी भी बहुत प्रभाव है, जिसके चलते अब ये सरकार क्या करेगी ये आने वाले समय में आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा। जी। अच्छा, वहीं एक दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पूरे विपक्षी एकता का उसमें एकजुटता उसमें दिख रही है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर मैं आपसे प्रश्न करता हूं। लक्ष्मण जी, आपने देखा कि किस तरीके से सारे विपक्षी पार्टी जो आज मोदी सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति बना रहे हैं या दिन रात सोते उठते केंद्र में की सरकार को गिराने का जो ख्वाब देख रहे हैं, आज वो सारे एकजुट हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो विपक्षी एकता का भी संदेश देना चाहते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर ये सारे दल एक हो जाएं तो 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए कहीं ना कहीं एक अग्नि परीक्षा के तौर पर साबित हो सकती है? देखिए, इस विषय को रखने से पहले मैं 2 छोटी-छोटी बातें आपको बताऊं। पहली बात तो यहाँ जो जितने लोग भी स्टेज में थे, उन सारों उसमें जितने लोग भी वहां पर उपस्थित थे, उनमें कोई कोई मिसिंग था। आप वो उस पर जरा गौर करिए। तो गत जो लोकसभा का चुनाव गया, राजनीतिक गलियारों में एक शब्द बड़ा चला था। उस शब्द को लोगों ने ठग बंधन के नाम से कहा था। लेकिन उस ठग बंधन में जो भी लोग वहां पर थे, आज कहीं ना कहीं उस ठग बंधन के कुछ लोग अभी भी उस आज के जो विपक्षी एकजुटता थी उसमें नहीं थे। अतः आप ये मान कर चलो कि कांग्रेस ने आज उन लोगों को बुलाया है जो उनके प्रेमी हैं, बस। बाद बाकी उनमें कुछ ऐसे महानुभाव थे जो नहीं आए थे, और इसका मतलब अभी भी कांग्रेस विपक्षी एकजुटता करने में थोड़ी सी अभी भी उनको प्रयासरत रहना होगा। मतलब आपका इशारा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के तरफ है, क्योंकि जी एकदम एकदम क्योंकि ये तीनों नेता क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार को चैलेंज करते हुए हमेशा नजर आते हैं, और खास तौर पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, ये दो एक प्रमुख विरोधी दल के रूप में उभर कर आ रहे थे। परंतु इन दोनों का आज के शपथ ग्रहण में न जाना, ये क्या संकेत देता है? आकाश जी, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी विरोधी एकता के साथ जाकर अपनी छवि को छोटा करना या फिर अपनी छवि को बड़ा रखे विरोधी एकता को तोड़ना, इस पे अभी भी वो कंफ्यूज है या अपना कोई अलग वो रास्ता पकड़कर किसी थर्ड फ्रंट के तरफ वो बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं? देखिए आनंद जी, जहां तक आप बोले ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी को शपथ ग्रहण समारोह में ना जाने की बात, तो आप देखिए कि ममता बनर्जी पहले ही कांग्रेस को 200 सीटों पर अपना समर्थन दे चुकी हैं, और अरविंद केजरीवाल का भी 1.5 महीने पहले का एक बयान है कि भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ने के लिए हमें किसी भी दल के साथ गठबंधन करना पड़े तो हम करेंगे। तो आज ये शपथ ग्रहण में ना जाने से उनकी कोई छवि को छोटा या बड़ा करने पर कोई सवाल नहीं होता है। आज भारत के
जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, आज सबका एक ही काम है कि किसी तरह भाजपा गवर्नमेंट को शासन से उखाड़ फेंकना। ठीक है, इसके लिए उन लोगों से जो ये बताइए कि आज जिस तरीके से विपक्ष दिख रहा था, मुझे एक बहुत ही अहम चेहरा उस मंच पे दिखा, नीतीश कुमार का, जो ममता बनर्जी के साथ भी अपने संबंधों को मधुर रखे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल को भी रखे हुए हैं, क्या कहें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ भी उनके संबंध काफी मधुर रहे हैं या हैं। लक्ष्मण जी, आपको क्या लगता है कि जो दूरियां आज ममता बनर्जी या केजरीवाल या अखिलेश यादव और केसीआर की दिखी, वो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कांग्रेस के तरफ से इस दूरियों को मेकअप करने में नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा रोल क्या निभा सकते हैं? देखिए, हमारे सहयोगी आकाश जी जिस प्रकार बोल रहे थे, उनकी बातें थोड़ा मैं पहले पूर्ण कर दूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, और आपका सवाल का जवाब भी शायद मेरे इसी बात में आ जाएगा। थोड़ा विश्लेषण करके देखिए कि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, विपक्षी एकता, आज के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकता, इसमें एक समस्या क्या आ रही है कि आप जरा ध्यान से देखिए, जितने लोगों की आज अनुपस्थिति थी, जैसे अखिलेश जी हैं, या अपनी ममता दीदी हैं, या हमारे केजरीवाल जी हैं, इन लोगों को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये भी एक चिंता है कि कल को यदि इनके साथ में हम बंधन करते हैं और बंधन करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग ही आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे कि नहीं, इनका प्रमुख नेता तो मैं रहूंगा। क्योंकि आप एक मैं छोटे से उदाहरण से आपको समझाऊं, जिस प्रकार से जब पंजाब का अपने रिजल्ट देखे, तो उसमें कहीं ना कहीं फाइट, कहीं ना कहीं लड़ाई कांग्रेस और आपके बीच में थी। वहां भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ में थी, लेकिन लोगों को पता था कि अकाली दल या भारतीय जनता पार्टी जो है ये उस प्रकार से बहुमत नहीं ले पाएगी। तो मुख्य रूप से दो लोगों के बीच में ही संघर्ष रहा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के मन में हो, या जो आला कमान है कांग्रेस के, उनके मन में ये विचार हो कि हम उन लोगों को बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं कल को ये बोलेंगे कि मैं इस जो भी ये बंधन हो रहा है, जिस प्रकार से ये बंधन का सर्वोच्च नेता मैं हूँ। तो मुझे इस विषय पर भी थोड़ी आशंका हो रही है, इस कारण हो सकता है आज उनकी उपस्थिति उसमें नहीं रही होगी। आकाश जी, ये बताइए, आपने कहा कि ममता बनर्जी ऐसा नहीं है कि वो गठबंधन में जा नहीं सकती, परंतु कई मौके पर उन्होंने खुलकर राहुल गांधी को अपना नेता या एक परिपक्व नेता मानने से इनकार कर दिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी आज इसलिए भी नहीं गई हो कि कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में अगर वो जाती हैं तो उन्हें इनडायरेक्टली जिस नेता को अपरिपक्व या कमजोर नेता कहती आ रही हैं, उसे एक बड़ा नेता मानना पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है? मैंने तो आनंद जी आपको एक बात ही कह दी कि सारा विपक्ष का एक ही मुद्दा है और एक ही काम है कि भाजपा गवर्नमेंट को देश से हटाना। ठीक है, इसके लिए उनको जो करना पड़े वो करेंगे। और आप ये अगर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना ठीक नहीं लगता है, तो आज आप भी जानते हैं कि कांग्रेस जो है वो नेशनल लेवल की पार्टी है और पश्चिम बंगाल कांग्रेस सारी सीटों पर बहुमत के साथ है, लेकिन जो कांग्रेस है उसके कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस से ज्यादा है। तो ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ जाना होगा, इसका कोई उपाय नहीं है आपके पास। आज भले ममता बनर्जी का बल पश्चिम बंगाल में ज्यादा हो, अखिलेश का या बल उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो, या तेजस्वी यादव का बल बिहार में ज्यादा हो, पर आप इस चीज को भी ध्यान रखिए कि कांग्रेस नेशनल लेवल की पार्टी है और इन सारी दलों को कांग्रेस में जाना ही होगा अगर ये भाजपा को हराना चाहते हैं तो। और इनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो शपथ ग्रहण में जाए या ना जाए ये उनका विचार है, पर इस पर नेतृत्व की कोई बात नहीं आती है। मतलब लक्ष्मण जी, आकाश जी के बोलने के अनुसार तो यही है कि
नरेंद्र मोदी को पूरे विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना, और राहुल गांधी ही विकल्प है नरेंद्र मोदी का। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं? राहुल गांधी यदि एक ही विकल्प होता, यदि राहुल गांधी एक विकल्प होता देश के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आज राहुल गांधी जिस प्रकार कर्नाटक के भी फैसले में राहुल गांधी के भी बात को पहले माना नहीं गया। यदि खबर है अपने को, तो राहुल गांधी जी ने भी जब एक प्रकार से जब नेता घोषित पहले किया था, चुनाव के पहले भी जो कर्नाटक में चुनावी चेहरा वो सिद्धारमैया को लेकर ही था। लेकिन मैं एक राज्य को यदि एक लेकर मानता हूं कि एक राज्य में भी यदि आपके दो उम्मीदवार हैं, तो जब आप देश के स्तर पर इसको सोचते हैं तो जरा आप कल्पना करके देखिए कि क्या राहुल गांधी विकल्प है? राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता क्या है, ये क्या है, लेकिन राहुल गांधी को क्या सर्वमान्य नेता मान सकते हैं? तो ये प्रश्न चिन्ह की बात है। आज जिस प्रकार से आज यदि सर्वमान्य नेता राहुल गांधी होते, तो मुझे नहीं लगता कि आज की जो सभा हुई, आज की जो शपथ ग्रहण समारोह हुई, वहां पे सारे नेता यानी ममता दीदी से लेकर अखिलेश जी तक वहां पहुंचे होते, क्योंकि सर्वमान्य ये था। इसके बाद आप देखेंगे 2024 का खेल बहुत नजदीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी राहुल गांधी सबके लिए सर्वमान्य नेता नहीं है। इस प्रकार इसलिए आज शपथ ग्रहण में कुछ लोगों की अंशदारी नहीं रही, और अभी भी कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी होगी। जी, ये चर्चा तो चलती रहेगी, राहुल गांधी सर्वमान्य है या नहीं है, विपक्ष एकता साथ आएगी या नहीं, सारे नेता एकजुट होंगे या नहीं, और 2024 का चुनाव किसके किसके बीच लड़ा जाएगा, यह विषय बहुत ही लंबा है और इस विषय पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। फिलहाल इस विषय को यहीं रोकना पड़ेगा। आगे की खबर और आगे के अपडेट्स के लिए नेशन हंट के साथ